आज मतदान और सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। ये शाहपुर की तस्वीर जहां पर मतदान में लोग मतदान के लिए खड़े हैं। वहीं पर ऊना में आप देख सकते हैं जहां पर लाइनों में लोग खड़े होकर मतदान कर रहे हैं, मंडी में मतदान कर रहे हैं और वहीं पर चंबा में भी मतदान करते लोग, ज्वाला में भी लोग मतदान कर रहे हैं। और अपनी ये पुरानी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतदान की। तो अनुराग ठाकुर, मंत्री अनुराग ठाकुर और उनकी पत्नी भी वहां पर मतदान करने पहुंचे थे मतदान करने। आज दिन में ये मतदान हुआ। तो यहाँ पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुरेश भारद्वाज बीजेपी, आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ पर आज दिन में मतदान करने पहुंचे थे। मुकेश अग्निहोत्री प्रतिपक्ष भी मतदान करने पहुंचे। कौल सिंह कांग्रेस नेता, ये भी मतदान करने पहुंचे हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग किया इन्होंने। त्रिलोक जामवाल बीजेपी नेता हैं, ये भी मतदान करने पहुंचे। और एक तस्वीर आनंद शर्मा कांग्रेस नेता की, ये भी मतदान करने पहुंचे थे। और ये दो तस्वीरें हैं, एक मतदान से पहले और एक मतदान डालने के बाद। ये सीएम की तस्वीरें हैं, हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर की तस्वीरें, जहां पर सीएम पहुंचे मतदान करने। तो ये मतदान से पहले की उनकी तस्वीरें हैं और वोट डालते समय भी सीएम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपके सामने। तो ये 5 तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं। जो ये कांगड़ा की तस्वीर है, एक दूसरी चंबा की है, सिरमौर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सोलन की तस्वीरें हैं और शिमला की भी ये तस्वीरें हैं जहां पर लंबी लाइनों में लोग आज दिन में लगकर मतदान करने, अपने मत का अधिकार करने पहुंचे। जहां पर तस्वीरें अलग अलग आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में आज वोटिंग हुई है और तो हमारे साथ अक्षय बंसल नेता बीजेपी हिमाचल, रोहित वत्स नेता कांग्रेस हिमाचल, प्रेम वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हिमाचल और विनोद गुप्ता ब्यूरो चीफ परमाणु हिमाचल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज हिमाचल में चुनाव प्रक्रिया जो है वो मतदान खत्म हो गया है और ऐसे में सभी जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई। अब तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ होगा, लेकिन बात हो रही है कि क्या हिमाचल का जो ये राज है, ये रिवाज जो है वो बदलेगा इस बार की नहीं बदलेगा। प्रेम वर्मा जी क्या कहेंगे आप? शुक्रिया जी। जहां तक रिवाज बदलने का सवाल है, मुझे ये लगता है कि इस बार रिवाज बदल जाएगा और रिवाज इस तरह से बदलेगा कि भाजपा को शायद सोचने पर मजबूर करेगा ये रिवाज कंटिन्यू क्यों हो गया। मतलब ये लगातार रहने वाला है रिवाज। जहां तक पूरे हिमाचल का हमने आकलन किया है तो उस हिसाब से लगता है कि ये रिवाज तो जारी रहेगा और सत्ता परिवर्तन होगा। बिल्कुल। हमारे साथ विनोद गुप्ता जी ब्यूरो चीफ हमारे साथ है। विनोद जी, क्या लगता है, क्या देखने को मिला? क्योंकि लगातार जिस तरीके से चुनाव प्रचार में देखने को मिला है दोनों पक्षों में, ये भी तमाम दावे किए गए हैं कि इस बार जो है वो लगातार वही सरकार रहेगी। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि नहीं, राज वो नहीं रहेगा, रिवाज इस बार बदलेगा। देखिए, जिस तरह से बात की जाए हिमाचल के अंदर चुनाव चल रहा है, चुनाव के अंदर जिस तरह से पार्टियों ने अलग अलग वादे किए हैं, तो कहीं ना कहीं आम जन ने इसका जरूर इसको अपने जहन में रखा है। और बात कर ले हिमाचल से सटे उत्तराखंड की या उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड में भी यही दावे होते थे कि शायद इतिहास बदलेगा या कुछ चेंजिंग होगा, लेकिन नहीं होगा। और सब वही हुआ जो मिथ्या टूटी और दोबारा से योगी सरकार ने जो दोबारा अपनी पारी खेली है और दोबारा वापस आए हैं, वही उत्तराखंड के अंदर हुआ। उत्तराखंड के अंदर धामी ने दोबारा अपना वर्चस्व जमाया और सरकार बनाई और शायद यही मिथक अब हिमाचल में भी टूटने जा रहा है। जहां तक हमने सर्वे किया कि लोगों के जहन में सिर्फ जयराम सरकार की जो चाहे वो कार्य प्रणाली की बात कर ले, चाहे उनकी विकास की बात कर ले, सड़क निर्माण की बात कर ले, रोजगार को लेकर, क्योंकि रोजगार सरकारी तो नहीं पर हाँ स्टार्टअप की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं वापस से जयराम सरकार रिपीट करने की अपने आकलन जो है हम कह सकते हैं दोबारा रिपीट करेगी और इतिहास
जो है बदलेगी हिमाचल का जो है। जी बिल्कुल। अक्षय बंसल जी हमारे साथ हैं। अक्षय जी, क्या लगता है कि जनता को जो मुद्दे समझाए गए और जिस तरीके से आपकी सरकार रही है, और इस बार क्या जनता को वो बातें समझ में आ गई? क्या वो इस बार वही राज करने वाले हैं? जो चीज़ें बदलती रही हैं इस बार नहीं बदलेंगी? क्या देखने को मिलेगा? जी नमस्कार सबका। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों में मैं चुनाव के अंदर वहां पे लगा हुआ था और तकरीबन 2 महीने से मैं चुनाव पूरे प्रदेश को देखा। मैंने नीचे नैना देवी से लेके ऊपर किन्नौर तक हर जगह मैंने प्रवास किया और कहीं भी इस तरीके से नहीं देखने में आया कि बीजेपी कहीं पे पीछे है। हाँ, हमें विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि हमारी पार्टी के जो उम्मीदवार कुछ आजाद खड़े हो गए, उस वजह से हमें विरोध का सामना जरूर करना पड़ा। लेकिन अंत में लोगों ने मन बना लिया है कि प्रदेश की प्रगति के लिए हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए और डबल इंजन की सरकार मोदी जी के साथ ही चलना चाहती है। तो क्लियर है कि हमारी बीजेपी की सरकार आने वाली 8 तारीख को बन जाएगी। बिल्कुल। राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। राकेश शर्मा जी, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या कुछ इसमें वही राज रहेगा या रिवाज बदलेगा? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से 66% के करीब मतदान हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा अधिक मतदान नहीं हुआ है। और ऐसे में जो मतदान जब भी कम होता है या एवरेज के बराबर होता है, तो बहुत ज्यादा नुकसान सत्ता पक्ष को नहीं होता है। जिस तरह से और बीते कल जो एक वायरल हुआ है वीडियो, जिसमें यह कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ओपीएस को लागू करने के पक्ष में नहीं थे, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ा होगा। और ये कितना फर्क पड़ा होगा ये देखना बाकी होगा। लेकिन अभी जो पिछले 2-3-4 दिन पहले की स्थिति थी, उसमें काफी अंतर हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों, जो भाजपा और कांग्रेस है, दोनों बिल्कुल कांटे की टक्कर में है। बिल्कुल। राकेश शर्मा जी, एक और सवाल है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से स्टार प्रचारक रहे, अगर बात करें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे सोनल में प्रचार करने, और उसके अलावा अलग अलग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री, तो क्या कुछ उसका फर्क देखने को मिल रहा है इस बार हिमाचल में? हाँ, इस बार जैसे कि कांग्रेस की तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से बहुत बड़े नेता, दिग्गज नेता मैदान में नहीं कूदे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से पूरी तरह से पूरा प्रयास रहता है। हालांकि भाजपा का ये रहता है, जब भी चुनाव होते हैं तो चाहे छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, उनके बड़े नेता और वो बड़ी गंभीरता से इन चुनावों को लेते हैं। विधानसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भी इस बार पूरी तरह से उन्होंने जान फूंकी है और पूरा प्रयास रहा है। अब उसका कितना असर होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सुनने के लिए भीड़ बहुत ज्यादा, कई जगह ऐसा है कि बहुत कम रही है, लेकिन अधिकतर जगह पे काफी भीड़ भी उमड़ी है। अब वो भीड़ कितनी उसमें तब्दील होती है वोट में, वो देखने वाली बात। बिल्कुल। हमारे साथ रोहित वत्स जी भी हैं। तो आपको बता दें कि आज जो है हिमाचल का मतदान जो है वो 68 सीटों पर ख़त्म हो गया है और सभी जो प्रत्याशी हैं उनकी जो किस्मत है वो मतदान ईवीएम में कैद हो गई है। और अब ये 8 तारीख को पता चलेगा ये परिणाम जो आएंगे। और वहीं ताशगंग विधानसभा में 98.08% वोटिंग हुई है। तो अलग अलग जगह पर आज लोग वोट करते हुए देखे गए। और हमारे साथ रोहित वत्स जी भी जुड़ चुके हैं। रोहित जी, क्या कुछ लगता है, क्या इस बार जो ये लगातार रिवाज बदलता रहा है हिमाचल में, इस बार क्या कुछ देखने को मिलेगा? क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बड़े बड़े स्टार प्रचारक पहुंचे हैं, उसका फर्क पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये चीज नहीं दिखी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया आज इंटरव्यू के लिए। मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि हमारे हिमाचल में हम कल्चरल हेरिटेज और अपने जो रीति रिवाज है उनका बहुत अच्छे ढंग से पालन करते हैं। और हमारे यहाँ पर रिवाजों को बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और जो हमारी जनता है, जिस भारी संख्या में आज जनता बाहर निकली है चुनावों के लिए मत देने के लिए, उससे नजर आ रहा है कि जनता भी जो महंगाई है उससे त्रस्त हो चुकी है। जो इनकी गलत नीतियां हैं, डबल इंजन की सरकार की ये बात करते हैं, पर वो डबल इंजन जनता को विभाजित कर रहा है, वो जनता को जोड़ के एक दिशा में नहीं ले जा रहा है। ये सब चीजें सामने आई हैं। उस वजह से जो वोट परसेंटेज इस बार की है वो आपको नजर आ रहा होगा कि बहुत पार्टी देश को तोड़ने। सर, मैं आपके बीच में आपको रोकने की कोशिश नहीं की थी, आपको मौका मिला था, मुझे भी अगर आप पूरा मौका दे तो आपका बहुत बहुत आभारी होऊंगा मैं। नहीं रोहित जी, बोलिए आप। हाँ जी।
तो सर इन्हीं सब चीजों से आप देख सकते हैं कि जो जनता है वो भारी संख्या में बाहर निकली है। गैस की क्या कीमत है, बाकी चीजें, महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। और कांग्रेस पार्टी की जो 10 गारंटियां रही हैं उसमें कहीं ना कहीं हमने आने वाले समय में महंगाई को कैसे टैकल किया जा सकता है, हाउ वी कैन प्रोवाइड डायरेक्ट मनी टू जो हमारी पब्लिक है, महिलाएं जो पैसा खर्चती हैं उनको कैसे डायरेक्ट पैसा मिले ताकि इकोनॉमी में वो मिले। तो उन सब नीतियों का कहीं ना कहीं हमारे जितने भी प्रचारक थे, हमें देश भर से बड़े प्रचारक उतने नहीं आए, ये वो है, काफी लोग आए भी हैं, पर जितने भी इनके भाजपा के प्रचारक आए उनका एक ही रहा, वो राम मंदिर की बात करते रहे, कश्मीर की बात करते रहे, मोदी जी की बात करते रहे। हिमाचल की जनता जो वोट कर रही थी वो कर रही थी जयराम जी की सरकार की नाकामियों के ऊपर। जयराम जी की सरकार में बहुत कमियां रही हैं, इनकी सरकार बिल्कुल पलटू सरकार रही है। सुबह कुछ फैसला लिया जाता था और एक कठपुतली की तरह जैसे दिल्ली से ऑर्डर आता था उससे वापस लिया जाता था। तो जनता इन सब चीजों से अवगत थी और उसी तरीके से उन्होंने वोट किया है। और इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम कम से कम 45 से 50 सीटें लेके इस बार विधानसभा में बैठे। प्रेम वर्मा जी, क्या लगता है, जिस हिसाब से अगर बात की जाए वोट परसेंटेज बहुत कम पड़े हैं और ऐसे में जैसा कि रोहित वत्स जी ने कहा कि ये 10 गारंटियां हैं, इसको लेकर कांग्रेस इस बार चुनाव में उतरी है और इसमें महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इस पर क्या कहेंगे? क्या ये देखने को मिलेगा, क्या ये जनता में इसका फर्क पड़ेगा अगर जो नतीजे आएंगे उसको लेकर? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सवाल किया, हिमाचल प्रदेश के चुनाव कभी भी राष्ट्रवाद या राम मंदिर या किसी और एंगल से आज तक लोगों ने वोट नहीं किया है। माना कि पहले मोदी जी की लहर थी, इस बार मोदी जी की लहर भी कहीं नहीं दिखी, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे मतलब मोदी जी की लहर नहीं दिख रही है। उसके अलावा ओपीएस का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अब कांग्रेस इसको ओपीएस को किस तरह लागू करती है नहीं लागू करती है वो तो इनका अपना मामला है, वो कांग्रेस का मामला है, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है उनके दिमाग में तो ये मुद्दा बैठ गया है। लेकिन प्रेम जी सवाल ये उठता है कि लेकिन ये देखिए कर्मचारी कि कर्मचारियों को तो इसी उम्मीद से अगर इससे बेनिफिट मिलेगा, अगर ये वोटिंग टाइम में देखने को मिला है तो उनकी तो उम्मीद है ना, तो अब ये करना तो पड़ेगा अगर ये वादे किए गए हैं तो। सर मैं वही वैसे सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो 10 गारंटीज हैं दे आर गारंटीज। रोहित जी आऊंगा आपके पास, रोहित जी आऊंगा आपके पास, अभी प्रेम वर्मा जी बोल रहे हैं, उनको चुनावी बोलेंगे। वादे हैं, चुनावी जुमले हैं, ये चुनाव होने के अक्षय जी आपके पास आएंगे, अभी प्रेम जी का टर्न है, उन्हें बोलने दीजिए। खातों में आ चुके हैं अभी तक। अरे भाई आप घर घर में झूला पहुंचाया, आप देखिए ठीक है कनेक्शन है, अक्षय जी, शौचालय है। नहीं अक्षय जी आपके पास आएंगे, आपका टर्न आएगा, आपके पास आएंगे, आपको बोलने का मौका मिलेगा। प्रेम वर्मा जी बोलिए। देखिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत अक्षय बंसल जी आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, प्रेम वर्मा जी का टर्न है, उन्हें बोलने दीजिए। जी बोलिए। सर रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी बीच में ना बोले ताकि हम सब एक दूसरे की बात को समझ ले जरा। देखिए हिमाचल एक छोटा स्टेट है, यहां पे लोगों को जब सिलेंडर 1200 का मिला, महिलाएं दुखी हो गई, बागवानों को जब 18% जीएसटी देना पड़ा उस पर दुखी हो गई। हम तो प्रैक्टिकली ग्राउंड में जब लोगों से पूछा गया, आज भी हम पोलिंग बूथ में गए थे, हर जगह बूथ पे थे। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं मीडिया से जुड़ा हुआ आदमी हूं। मैं बड़ी क्लियरली बता रहा हूं कि मनाली विधानसभा से लेकर कुल्लू बंजार हमने आज पूरा दौरा किया। लोगों के जहन में यही था, एक तो जो कांग्रेस ये गारंटी लाई है 1500 रुपए मासिक गृह लक्ष्मी योजना, अब पूरा करना तो देखिए कांग्रेस का काम है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो वो कैसे पूरा करेगी, इनका काम है। ओपीएस लागू कैसे करना वो इनका काम है, लेकिन इन्होंने जो 10 गारंटियों में डाला था उसका असर तो कुछ ना कुछ हिमाचल में ठीक है। प्रेम जी, क्या पुरानी पेंशन योजना का असर देखने को मिला है, मतलब उसका लाभ मिलेगा, ये नतीजों में देखने को मिलेगा? बिल्कुल सर, कांग्रेस को उसका लाभ मिलता दिख रहा है सर। लोगों के जहन में ये नहीं है कि कांग्रेस ने इसको बंद किया था या नहीं किया था, क्यों किया था, कारण क्या था, बट लोगों के जहन में ये है कि जब प्रियंका गांधी ने सोलन में जाके बोला कि हम 10 दिनों के अंदर पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करेंगे। बिल्कुल प्रेम जी, सवाल ये यहाँ पे है कि कितने प्रतिशत वोट पड़े, अगर बात करें ना पुरानी पेंशन को लेकर, कितने प्रतिशत वोटर्स हैं? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहब पे हाथ रख के कसम खाई थी जब वो कांग्रेस में थे कि मैं जी एक
एक सेकंड मुझे कंप्लीट मैं करने एक महीने में नशा खत्म कर दूंगा पंजाब अक्षय का। बंसल जी आपके पास आएंगे, अभी हिमाचल की बात चल रही है, आपके पास आएंगे। प्रेम वर्मा जी, क्या जो ओपीएस की बात चल रही कांग्रेस है, के नेताओं की विचारधारा के बारे में बता रहा हूं भाई साहब। नहीं नहीं, अब तो जो होना था हो चुका है ना अक्षय बंसल जी। वो तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, नतीजे जब आएंगे वो तो सब कुछ हो चुका है। अब जो जनता ने जो अपना फैसला सुनाया है वो ईवीएम में कैद हो गया है, वो तो 8 तारीख को पता चल जाएंगे। प्रेम वर्मा जी, सवाल ये है कि जो ओपीएस की बात आप कर रहे हैं, इसका अगर बेनिफिट देखने को मिलेगा तो कितने प्रतिशत वोटर्स हैं जिसमें लाभ मिलने की संभावना है? सर पूरे हिमाचल में लगभग 2.5 लाख वोटर इससे इफेक्ट होता है। अब 2.5 लाख का परसेंटेज आप समझ सकते हो कि अगर 2.5 लाख लोगों को अगर ओपीएस का बेनिफिट मिल रहा है तो उनके परिवार में अगर 2 लोग भी हैं तो 5 लाख का मामला तो सीधा चला गया। तो कांग्रेस को इसका बेनिफिट दिखता नजर आ रहा है, धरातल पे नजर आ रहा है। रही बात दूसरी, भाजपा का जो बैकफुट पे आना है उसका एक कारण और है सर, अगर आप चाहें तो मैं बता सकता हूं आपको। बिल्कुल, भाजपा थोड़ी सी बैकफुट पे आई है खुद भाजपा के कारण। इनके 21 लोग जो हैं बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कुल्लू सदर में भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। कुल्लू सदर से महेश्वर सिंह जी जो एक भाजपा के वरिष्ठ नेता थे, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष रहे, भाजपा के सांसद रहे हैं, एमएलए रहे हैं, उनका कद बहुत बड़ा था भाजपा में। पहले उनको टिकट दिया गया सर, फिर उनका टिकट उस दिन काटा गया जिस दिन नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। तो इसका कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा भाजपा को, लग रहा है। बिल्कुल। और जहां तक ओपीएस का सवाल है उसका मैंने आपको क्लियर कर दिया। और रही तीसरी बात, बागबान और महिलाएं, गृहिणियां जो हाउसवाइफ होती हैं, उनका इंपैक्ट पड़ेगा सिलेंडर वाला बहुत ज्यादा, महंगाई वाला बहुत ज्यादा। महंगाई का बम फूटेगा सर हिमाचल में। ठीक है, विनोद गुप्ता जी, क्या ओपीएस का फर्क देखने को मिल रहा है? और बात करें अगर क्योंकि जब चुनाव आता है प्रत्याशी भी उसी तरीके से तैयार किए जाते हैं, जातिगत राजनीति भी शुरू हो जाती है। वो चाहे वो हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो हर जगह है, लेकिन हिमाचल में भी देखने को मिलता है। इस पर क्या कहेंगे आप? अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी विनोद गुप्ता जी। जो बात की जा रही है महंगाई के लेकर बात की जा रही है, या बात करें ओपीएस की बात करें, अभी हाल फिलहाल में हमने आपको एक उपचुनाव देखे हैं देश के अंदर। हिमाचल के साथ हरियाणा में भी एक उपचुनाव हुआ है जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने भारी मात्रा में जो है वोटें हासिल करी और चुनाव जीता है। वही बात कर लेते हैं अब विधानसभा चुनाव की हिमाचल के अंदर, तो कहीं ना कहीं ठीक है वो ओपीएस को लेकर या महंगाई अकेले हिमाचल के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर है, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति का तेल जब डीजल महंगा होगा तो पूरे देश में इसका असर होगा, अकेले हिमाचल के अंदर नहीं है। हाँ, ओपीएस का एक थोड़ा इफेक्ट अगर हिमाचल के अंदर हो सकता है होगा, परंतु जिस हिसाब से हम विकास की बात करने, क्योंकि मैं कांग्रेस की बात करूं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हैं, जो भुनाना था कांग्रेस के नेताओं को, केवल अकेली प्रियंका गांधी अकेली इस तरह वो पूरे प्रतिज्ञा रैली निकालती रही हिमाचल के अंदर। बाकी मुझे और कोई ऐसा बड़ा नेता खड़के भी आए, वो 2 दिन पहले आए हैं, तो ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं दिखाई दे। जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने अपना सभी नेताओं को, सभी स्टार प्रचारक को उतारा और जनता के जहन में दिखा दिया कि हाँ बीजेपी है तो मुमकिन है। तो कहीं ना कहीं इसका असर कांग्रेस भले अपने वादे दावे करती रहे, परंतु हाँ इतना जरूर है कि कुछ लोग जो बागी हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, उनका असर दोनों ही पार्टियों को पड़ेगा। और कहीं ना कहीं खामियाजा हर जगह, आप जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, कांग्रेस को भारी मात्रा में भुगतना पड़ा, चाहे वो पंजाब में ले लीजिए या अन्य राज्य में, क्योंकि जिस तरह आम आदमी पार्टी ने बीच में एंट्री मारी है तो उसका नुकसान हमेशा कांग्रेस के हुआ है, ना कि बीजेपी को। बीजेपी यहाँ पर भी एक एनालाइज की बात करें तो बीजेपी बढ़त देखती नजर आ रही है जी। क्या विनोद जी कास्ट फैक्टर देखने को मिलेगा इस बार की? इस पर भी कुछ बताइए आप। कास्ट फैक्टर की बात करें, ठीक है, बीजेपी ने एक अपना चुनाव मैनिफेस्टो में जरूर रखा है, परंतु इस तरह का कोई असर ना देखने को मिला, क्योंकि हाटी की बात की जा रही थी। हाटी के अंदर भी गृह मंत्री ने एक वादे किया और उसमें लोग खुश तो नजर आ रहे हैं, परंतु इतना पूरे हिमाचल के अंदर इसका फैक्टर देखना शायद नहीं होगा। हाँ, विकास की तरफ मैं खुद आज दौरे पे था हिमाचल के। बिल्कुल विनोद जी, आपके पास आएंगे। हमारे साथ अक्षय बंसल जी, बात हो रही है कि ओपीएस जो है उसका बेनिफिट मिलेगा, आपका क्या कहना है? देखिए, ओपीएस के बारे में सबको पता है
जो कांग्रेस पार्टी बरगलाने का काम पूरे प्रदेश स्तर पे कर रही है कि ये वही सरकार है जिसने ओपीएस को बंद किया था। और हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि हम इसको करने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस तरीके से कोई जो वायबिलिटी बनेगी, क्योंकि जो ओपीएस का पैसा है वो किसी न किसी फंड में लगाया जाता है। फंड में लगाने के बाद उसको एकदम से निकालना असंभव है, तो उसके लिए एक प्रक्रिया बनाई जाएगी और इस चुनाव के बाद आप यकीनी देखेंगे जब नई सरकार बनेगी इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई ना कोई आप पाएंगे। अक्षय जी, सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ऐसा हुआ कि बागियों को मना नहीं पाए, प्रधानमंत्री को भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को फोन करना पड़ा? देखिए, ये बात तय है कि हमारी पार्टी के जो संगठन के जो लोग थे वो इलेक्शन के बीच में अपने खुद के लाभ के हेतु आजाद खड़े हो गए। प्रधानमंत्री जी ने प्रयास किया, सबने प्रयास किया, क्योंकि वो हमारी ही पार्टी के अभिन्न अंग थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, जो अपने हम सिर्फ राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो लोग सिर्फ अपने निर्माण के हेतु इलेक्शन में खड़े होकर पार्टी को कमजोर करने लग गए, इसका हमें नुकसान भी होगा और ऐसे लोगों की हमें आवश्यकता भी नहीं भविष्य में। बिल्कुल। रोहित वत्स जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से बात अक्षय बंसल जी ने कही कि एक राष्ट्रवाद का फायदा देखने को मिलेगा। पहले ये ओपीएस के खिलाफ थे। जयराम जी ने विधानसभा में कहा कि भाई अगर कर्मचारियों को इतनी तकलीफ है तो वो नौकरी छोड़ के राजनीति में आ जाएं और करवा लें अपनी पेंशन बहाल। तो जब इस तरह की स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जी देंगे तो कहीं ना कहीं उस चीज का असर तो देखने में मिलेगा। और फिर बीच चुनावों में जब आचार संहिता लगी हुई थी उस टाइम पे दिल्ली से एक फरमान आया कि ओपीएस को भाजपा वाले भी लागू करेंगे या उसके लिए कोशिश करेंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने आचार संहिता का भी उस समय पे उल्लंघन किया। पर फिर भी जो जनता है, हिमाचल की जनता बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है और हिमाचल की जनता इस तरह के झूठे जुमलों में नहीं आती है। जिस ढंग से इन्होंने पिछले 5 साल में बातें की हैं और कई वादे किए हैं, पर उन वादों पे ये खरे नहीं उतर पाए। जैसे मैं मनाली कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता हूं, यहाँ पर हमारे गोविंद सिंह ठाकुर जी लड़ रहे थे जो ऑलमोस्ट डिप्टी सीएम माने जाते थे। उनके पास 3 मंत्रालय थे जो बाद में उनसे ले लिए गए और अब आज की डेट में वो शिक्षा मंत्री थे। तो यहाँ पर जो दयनीय स्थिति हमारे अस्पतालों की है, हमारे स्कूलों की है, हमारी चीजों की है, तो कहीं ना कहीं हम मतलब इनका जो कैबिनेट में मिनिस्टर्स भी थे उनका भी कार्यकाल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। ठीक है, मंडी के कुछ एक मंत्रियों ने अच्छा काम भी किया है, पर नीचे के भी, पर हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो नाकामियां थी वो जनता के सामने समक्ष आई और जनता इन सब चीजों से अवगत है। और इस बार जिस ढंग से महिलाएं बाहर निकल के आई हैं और जिस ढंग से युवा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी हिमाचल में कहां पहुंच चुकी है, और जो हमारी एक गारंटी है कि हर साल हम 1 लाख नौकरियां नई वो करेंगे और 5 साल में 5 लाख नौकरियां करेंगे। और फिर जो 680 करोड़ का हमने बजट का प्रावधान की बात की है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 करोड़ होगा और 5-5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के लोन दिया जाएगा। तो उससे यूथ जो है हमारा यहाँ का बहुत अट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि हमारे हिमाचल में टूरिज्म सेक्टर में हमारा जो इक्विपमेंट है वो हमेशा महंगा रहता है। तो कई जो हमारी जो स्कीम्स जिनके साथ हम आ रहे हैं वो चीजें जनता को हिट की हैं और जिन जिन टारगेटेड उनको था कि महिलाओं को, युवाओं को। रोहित जी, मैं आपकी बात को रोकना चाहूंगा कि देखिए, आप कह रहे हैं कि हर साल आप 1 लाख नौकरी देंगे। कैसे नौकरी देंगे? बहुत छोटा सा राज्य है, आप 1 लाख नौकरी किस तरीके से कर पाएंगे? ऐसा युवाओं को बरगलाने का काम आप ना करें कि जो नहीं, बरगलाने का काम आप लोगों का काम है ये करना। आपने जब तक जिस चीज की पॉसिबिलिटी नहीं है वो कैसे हो सकता है? ने कहा था कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, हमने 15 लाख नहीं कहा, हमने सिर्फ 1500 रुपए कहा, लेकिन क्योंकि हमें पता है कि वो हो सकता है। रोहित जी, सवाल ये भी है ना कि छोटा राज्य है और इतनी नौकरियों का वादा कैसे धरातल पे आएगा? इसके लिए कुछ तैयारी तो होगी ना रोहित जी? करके ना टोके तो ज्यादा बेहतर। रोहित जी, सवाल ये है, प्रदेश है सर, यहाँ पर लोगों को अपनी जमीन भी आती है, वो भी आता है। हम लोग बिल्कुल जमीन से बात करते हैं। आपके हिमाचल में तो बहुत बेहतर होगा। एम्स हॉस्पिटल देने का काम अगर किसी ने किया है तो सर, एम्स हॉस्पिटल दिया हमारे मनाली में। अक्षय बंसल जी, आपके पास अक्षय बंसल जी मैं बात कर रहा हूँ। अक्षय बंसल जी, मैं बात कर रहा हूँ। नहीं है, मनाली में अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, कुल्लू में रेडियोलॉजिस्ट नहीं था, मंडी अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल थी, 4 अस्पताल बदलने पड़े 2 साल की बच्ची को। शर्म कीजिए। ठीक है अक्षय जी, रोहित जी, अक्षय जी, अब तो ईवीएम में किस्मत कैद हो गई है। आपको अवगत करवा रहे हैं हिमाचल की स्थिति से
और आप बीच में ना टोकिए। जो बात है, जो तथ्य है, तथ्यों पे बात कीजिए। रोहित जी, हमारे डिबेट यहाँ को पर डिबेट की तरह रहने आपने भी दीजिए। देखा होगा कि डिबेट का कैसी मतलब स्थिति ही ये होता है कि हम आपकी बात का आंसर दें। ठीक है रोहित जी, जी। क्या तैयारियां की गई? 1 लाख अगर आपने नौकरियों का वादा किया है, उत्तर प्रदेश में भी ये वादे किए गए थे, आपको याद होगा, तमाम तरीके की रैलियां भी निकाली गई थी, स्कूटी देने की भी बात की गई थी, लेकिन क्या परिणाम हुए आपने खुद देखा। लेकिन सवाल ये है कि इतना छोटा राज्य है, 1 लाख लोगों को नौकरियों देने का वादा है, तो उसके लिए तैयारियां भी की गई हों। क्या जनता में उस विश्वास को उनको दिला दिया गया? क्या आपको लगता सर, है? हमारे जितने भी जब ये 10 गारंटीज आई थी, तो हमें उस समय पे भी पता है कि हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स थे और जितने भी इकोनॉमिस्ट हमारी पार्टी से रिलेटेड है, सब बैठ के और सबने इसके ऊपर सही ढंग से विचार विमर्श सब करके नेता तो ही पार्टी छोड़ गारंटियां रहे हैं लाई थी। हमारे पास सबसे सारी पार्टी में से कुछ 30 से 40 इस तरह के वो आए थे कि हम इन चीजों को मैनिफेस्टो में डलवाना चाहते हैं। उन सब चीजों को पार्टी ने सही ढंग से और जो भी राजीव शुक्ला जी, बजट प्रोवाइड करवाया आपके जा सकता है, विरोध को उसी खत्म हिसाब करने से वो में ही गारंटी है। ठीक है रोहित जी आप, जी सर। ठीक है अक्षय बंसल जी बताइए, आप कितने साल राजीव शुक्ला जी एक मंच पे प्रदेश के सभी नेताओं को एक मंच में लाने के लिए ही उनकी जद्दोजहद चल रही थी पूरा चुनाव के निमित्त। आप देखिए अक्षय बंसल जी, सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है ना अक्षय बंसल जी, बागी तो आप में भी हुए हैं ना। रोहित जी आपके पास आएंगे, अक्षय बंसल जी के पास जाना चाहूंगा। अक्षय बंसल जी, अगर बात करें, बागी तो आप में भी हुए हैं, कई लोग आप में बागी हुए हैं, बागी हम में हुए, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री के दावेदारी के लिए हर कोई अपना गुट बना के चल रहा है। कांग्रेस क्या वीरभद्र जी क्या गए, सबको लग गया कि मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री। अक्षय बंसल जी, ऐसा क्या हो गया कि उत्तर प्रदेश के सीएम को भी वहां पर जाकर रैलियां करनी पड़ी? बहुत बड़े स्टार प्रचारक। तो अच्छी बात है ना, इसमें क्या बड़ी बात है? चुनाव में यहाँ पे प्रचार करना तो हमारी पार्टी की पद्धति है, इसमें क्या गलत बात है? देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है कि वो बताने आ रहे हैं अपनी कि हमने क्या काम किए हैं पिछले सालों में अपने प्रदेश के लिए, तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं वो। ये भी सवाल उठता है ना कि जयराम ठाकुर फिर क्या करेंगे वहां पे? जयराम ठाकुर ने, सॉरी, जो वहां के सीएम है, मतलब स्टार प्रचारकों को अलग अलग से बुलाया गया है, तो सवाल ये उठता है कि अगर रोजगार का मुद्दा आया कि एक रोजगार एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले साल कितने लोगों को रोजगार दिया गया? अगर ये मुद्दा इस बार नहीं बनता है चुनाव में, जैसा कि कांग्रेस के रोहित वत्स जी का कहना है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का एक ही काम है, सिर्फ तोड़ो और राज करो। पंजाब के बीच में उन्होंने कहा कि नहीं, पंजाब का हाल देखा 7 लगते सूबे का, कि किस तरीके से 150 से ज्यादा टारगेट किलिंग हो चुकी है वहां पे। क्या उस तरह का हाल यहाँ पे बनाना चाहेंगे आप? हिमाचल की जनता सियानी है, उन्होंने जो आप कहते हैं योगी जी यहाँ पे आके रैलियां कर रहे हैं, उसको ये बताना चाहते हैं कि जिस यूपी को लोग सेफ नहीं मानते थे, जहां पे लोग गुंडा राज देखते थे, आज वहां पे किस तरीके का माहौल है। बिल्कुल अक्षय बंसल जी, रोहित वत्स जी, प्रेम वर्मा जी, विनोद गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। अब तो परिणाम आएगा 8 दिसंबर को, तभी पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी, क्या किसका राज रहेगा या रिवाज बदलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।